हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और मेरी फ़ील्ड न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो डायग्नोस्टिक्स है। और ये कंटिन्यूएशन है मेरी प्रीवियस वीडियो की, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज के डिलेज़ के बारे में डिस्कशन की गई और बेसिकली आपको हाईलाइट किए गए कि कौन से एज लिमिट्स हैं जिसमें बच्चों को क्या कुछ अचीव कर लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उन जो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डिले में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी असेसमेंट का क्या बेसिक फ्रेमवर्क है और टिप्स फॉर द पेरेंट्स। अगर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप आसानी से बहुत सारी थेरेपीज़ के साथ कोप नहीं कर सकते और अवेलेबल ही नहीं है एरियाज़ में, तो जनरली हाउस होल्ड घर के अंदर आपकी समझ के मुताबिक बिहेवियर के अंदर ऐसी चेंजेस, ऐसी टिप्स जो बच्चों की कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकती हैं। सो कमिंग बैक टू द असेसमेंट, तो सबसे बेसिक पार्ट तो असेसमेंट यही है कि आप फर्स्ट अपने जो नॉर्मल जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो नॉर्मल जो जनरल प्रैक्टिस के डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं और जनरली वो देखेंगे कि ईयर नोज़ थ्रोट उसकी कैसी है, बच्चे की इंटरेक्शन कैसी है, बच्चे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बच्चा बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह आ रहा है, जो प्ले उसकी करने की खसूसियात हैं वो कैसी हैं। एक बच्चे का सिर्फ ऑब्ज़र्व ही करेंगे, सिर्फ बच्चे को देख के ही बता सकते हैं कि बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है हर एक चीज़ में और क्या उसके ज़्यादा एरियाज़ ऑफ नीड क्या हो सकते हैं। तो ये बेसिक आपने डॉक्टर से चेकअप कराना है। उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होते हैं या पैथोलॉजिस्ट इनको कहते हैं, वो बच्चों की एक असेसमेंट करते हैं जिसमें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच को असेस किया जाता है और उसके बाद वो थेरेपीज़ की सजेस्ट करते हैं। आई विल गिव यू अ बेसिक फ्रेमवर्क और फिर घर में डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि टिप्स जो कि ग्लोबली मैं कहती हूँ कि हर एक कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं बच्चों को। सो फर्स्ट जो आपकी असेसमेंट है वो है बच्चों की रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी बच्चे को समझ कितनी आ रही है। बच्चे को अगर आपने कोई चीज़ बताई है, कोई कलर बताया है, कोई नेम बताया है, कोई ऑब्जेक्ट बताया है, उसकी समझ उसमें, तो अगर तो वो उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ पॉइंट ही कर रहा है कि सही चीज़ पे पॉइंट कर रहा है, रेड कलर बताया तो रेड कलर ही शो कर रहा है, अगर आपने कोई एप्पल या फ्रूट कुछ बताया तो उसी को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी समझ ठीक है। फिर आती है एक्सप्रेसिव। अब आपके बच्चे की समझ ठीक है लेकिन वो बोलने में हकला रहा है, उसको डिफ़िकल्टी है, वो बोल सक रहा नहीं है। उसमें ये है कि बच्चे अटकेंगे, बच्चे बोलेंगे नहीं, स्ट्रगल करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वो बोलने की। तो ये आपके पास एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। दोनों चीज़ें रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इकट्ठे भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये असेसमेंट होगी कि बच्चा नॉन वर्बल आवाज़ के बगैर किस तरह कम्युनिकेट करता है, इशारों से, आँख से, जाने से, अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से, वो किस हद तक वो यूज़ कर रहा है, पॉइंटिंग एंड एवरीथिंग। ये आपके हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर ये भी असेस किया जाएगा कि बच्चे की साउंड की बनाने की सलाहियत कितनी क्लियर है, कितना क्लैरिटी है उसकी आवाज़ में, कितनी सिंप्लिसिटी से, कितनी क्लैरिटी से वो बात आपको समझ आ रही है, कितना वो सही बोल रहा है, वाज़े बोल रहा है। और इसके अलावा ये भी असेसमेंट है कि बच्चे की पूरी स्वॉलोइंग के वो घूंट भरा है, पानी उसका अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग सैलिवेशन नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा नाक से आवाज़ नहीं निकल रही, ईयर नोज़ थ्रोट के सारे एग्जामिनेशन ठीक हैं। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है असेसमेंट का। इसके लिए काफ़ी सारे फॉर्म्स यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉड ओवरऑल अगर आपके बच्चे की असेसमेंट हो गई तो एटलीस्ट एक आपको लेवल बच्चे का पता चल जाता है कि इसके ये एरियाज़ ऑफ नीड हैं और हमने इन चीज़ों को आगे डेवलप करना है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल गिव यू टिप्स हर तरह के स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के लिए जो पेरेंट्स घर में कर सकते हैं, एंड दे विल रियली हेल्प चिल्ड्रन टू गेट इनटू द राइट डायरेक्शन और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता नहीं है कि हम स्ट्रेस हैं, हमारे आवाज़ में स्ट्रेस है, हमारे फेस पे स्ट्रेस है, हमारी बातों में स्ट्रेस है,
घर के एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है और वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी सप्रेस हो जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत खुश रखें, स्पेशली बच्चों के सामने। कोशिश करें कि उनसे बहुत धीमा बोलें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें, जो उनको समझ आ रही है उस हिसाब से बोलें। वर्ड्स की अगर ट्रेन चला देंगे, बम्बार्डमेंट कर देंगे, तो बच्चे की जो डिले है वो उससे और डिफ़िकल्टी होगी। अगर वो समझने में उसको ट्रबल है तो वो समझने में उसको और डिले होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अपने आप को रिलैक्स करें। सेकंड थिंग इज़ कि अपने आप को आप स्लो डाउन करें, अपनी स्पीच को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर्स को बहुत 50% की स्पीड पे ले आएं। तीसरा ये करें कि आप बच्चे से आँख मिलाकर बात करें, बच्चे के लेवल पे आके बैठ के नीचे तसल्ली से बात करें। अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है और आपको समझ आ रही है वो क्या चाह रहा है और वो अटक रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप बिल्कुल स्टे बैक और उसको टाइम दें कि वो एक्सप्रेस करे। किस तरह एक्सप्रेस करेगा? अगर उसको तसल्ली से टाइम देंगी तो उसके लिए आवाज़ों को बना के निकालना ज़्यादा आसान है। तो ये एक चीज़ है। तीसरा ये है कि आप जब वर्ड बोलें तो आप धीरे बोल रहे हैं और अपने बच्चे की अटेंशन अपने मुंह की तरफ लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा बहुत हाथ हिला रहा है, ठीक है ना, वो सुन नहीं रहा और बिल्कुल आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, और आप बात कर रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहा, आप उनके आई लेवल पे आ गए हैं, वो फिर भी आपसे ज़्यादा नहीं डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही, तो आप उनके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा के, हाथ में हाथ पकड़ के ऐसे, या हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह उसके हाथ आराम से पकड़ लें ताकि वो रिलैक्स हो जाए। अब वो रिलैक्स हो गए तो अब आप उनसे देख के बात करें। अब बात करें, आप धीरे बात करें, अपनी टोन लो रख रहे हैं, अपनी स्पीड लो रख रहे हैं, और अपने माउथ की शेप को इंडिकेट करें कि बच्चा वो माउथ की शेप देखे। जितना वो देखेगा उसके समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे एक कंप्यूटर का प्रोसेस स्लो है तो आप क्या करेंगे, आप उससे ज़्यादा काम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आप बहुत करेंगे तो वो जैम क्रैश हो जाएगा। तो वही स्ट्रैटेजी आपने रखनी है कि आप आराम आराम से धीरे धीरे होके और उनको कहें कि आपके मुंह को फोकस करें। अब आपके मुंह को फोकस करें, फिर आप कहें कि जो वर्ड आप निकाल रहे हैं वो कॉपी करें। मामा, वो भी कॉपी करेगा, मामा। फिर दोनों इकट्ठे बोलें, मामा, और फिर बोलें पानी लाओ। ठीक है, जिस तरह जो चीज़ एक वर्ड से फिर आप नेक्स्ट वर्ड पे जाएं ताकि वो दो वर्ड मिलाए और वो इस चीज़ को धीरे धीरे समझें। ये तो बहुत जनरल बात है कि इसमें हर तरह के जो भी स्पीच प्रॉब्लम्स हैं बच्चे को उसको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप बच्चों के साथ बैठ के टाइम निकालें बच्चों के लिए और उनके साथ बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ें। बहुत सिंपल स्टोरी बुक्स जिनमें बहुत सारी पिक्चर्स हों, पॉइंट करें कि ये एंग्री है, ये गुस्से में है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस बच्चों को आप दें, वो देखें इसको, वो आपके जेस्चर्स को समझें, वो स्माइल को समझें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझें, आपके साथ बॉन्डिंग बने और उनकी लैंग्वेज डेवलप हो। दूसरा चीज़ होती है कि जो चीज़ राइम करती है वो बहुत आसान होती है बोलना। पानी, अगर आप इस तरह राइम करके बोलेंगे तो जो अटकने का और समझने का जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप किसी सॉन्ग में बोल रहे हैं जैसे लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, तो आप जितना उसको राइम में लेके आएंगे बच्चे के लिए आसान है लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को कॉपी करना, उस लैंग्वेज को बोलना, उस फ्लो में आना। तो सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंपल पोएम्स, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को राइम करके बोलना भी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन आप बच्चे से कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड, अगर किसी और ने क्वेश्चन किए बच्चे से तो उसको टाइम दें। नो मैटर हाउ लॉन्ग वो टाइम ले रिस्पॉन्स करने में, उसको चांस दें रिस्पॉन्स करने के लिए, उसके लिए आंसर ना करें। इसके अलावा अगर बच्चा गलत लफ्ज़ बोल रहा है तो उसके साथ बैठ के करेक्शन करें। पानी नहीं है, पानी है, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें कि अगर वो कोई एक चीज़ कर रहा है तो उसको साथ बैठ के करेक्शन कर दें, वहीं पे वो चीज़ उसके लिए बेटर हो जाएगी। दूसरे बच्चे हैं जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन है, बेशक उनके एज से छोटे हैं, आप उनके साथ उनको प्ले करने में हेल्प करें। और एक बहुत स्टिमुलेशन वाला और मोहब्बत वाला बहुत जेंटल एनवायरनमेंट बच्चों को
बहुत ज़्यादा काम का हेल्प कर सकता है। तो ये जनरल टिप्स हैं जो कि बहुत सिंपल दिखती हैं, लेकिन बिलीव मी ये बच्चों के प्रोसेस में, बच्चे की लैंग्वेज की हिचकिचाहट में, डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट मैं स्पीच डिसऑर्डर्स पे बनाऊंगी, जिसमें स्पेसिफिक स्पीच डिसऑर्डर्स हैं और उनकी क्या थेरेपीज़ हो सकती हैं, क्या टिप्स हो सकती हैं जो पेरेंट्स करें और उनको हेल्प मिले। So I hope it helps really, and thank you very much for watching. Please like and subscribe, and bye.